हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो भाइयों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे और आपकी अब तो उल्टी गिनती चल रही होंगी कि अब तो 35 दिन या फिर अपने 30 डेज इस कतार में अपने दिन गिने जा रहे होंगे। और गिने भी क्यों ना जाएं, क्योंकि वक्त तो धीरे धीरे गुजर ही रहा है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप इन दिनों में कैसे पढ़ पा रहे हो? ये चीजें आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर दिक्कत आ रही है, किस में मॉक में किस सब्जेक्ट में नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, मॉक में स्पीड आ रही है नहीं आ रही है, क्वेश्चन अटेम्प्ट टाइम क्या नर्वस हो जाते हो, ये अगर सारी की सारी आपके सामने प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। हम एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए लेके आएंगे जिस हिसाब से आपकी क्वेरी होंगी। तो जैसे कि अपना 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में प्रैक्टिस सेट का पांचवा सेट होने वाला है। अपनी एक क्लास शाम को 4 बजे होती है। तो इसमें आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बीच में हम आपको कई सैंपल क्वेश्चन देते हैं। यानी कि 20 क्वेश्चन तो डायरेक्टली होते हैं और उससे डायरेक्ट भी कितने क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस कर पाते हैं। यानी कि इस 1 घंटे की क्लास में मानो तो अपने 40 प्लस क्वेश्चन भी हो जाते हैं। कुछ सारे के सारे हम नहीं सॉल्व करते हैं, कुछ हम सॉल्व करते हैं और कुछ आप सॉल्व करते हैं। तो जिससे कि अपनी प्रैक्टिस भी हो जाती है, सारे टाइप भी देख लेते हैं और बहुत ही मजा आता है, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मेरे भाई लास्ट टाइम चीजें कैसे करनी चाहिए उस इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि एग्जाम हॉल में बैठे हो आप तो आपके दिमाग में कैसी अप्रोच आनी चाहिए, या फिर लास्ट टाइम है आपका, आप दूसरी के अप्रोच को ऑब्जर्व ना करें, यानी उसकी अप्रोच को लेने की कोशिश ना करें। आप जैसे अभी तक प्रैक्टिस करते आए हो वैसे ही आप करना। यानी कि एक क्वेश्चन जैसे ही आप जिस टाइप से सीखा है, जिस किसी भी टीचर से सीखा है, वैसे ही अप्लाई करते हो वैसे ही करना। ठीक है? क्योंकि जिस पे आपकी प्रैक्टिस होती है वही चीज आपको एग्जाम हॉल में ध्यान आती है और वही आपको फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई भी करना चाहोगे तो वही आपसे अप्लाई भी होगी और आपकी स्पीड भी उसी में होती है। तो मेरे भाई चलो बिना किसी देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम आपको एक अपडेट बता दें। अपडेट ये है, एसएससी जीडी 2024 के लिए मैंने मैथ के 600 प्लस क्वेश्चन बैंक तैयार किया हुआ है। ये मैंने लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ही तैयार किया था, जिसमें कि सारे के सारे मैथ के टाइप हो जाए, कवर हो जाए। 600 क्वेश्चन में आपकी पूरी मैथ हो जाएगी और सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे। मैं अगर आपको अगर देखोगे तो रूट एप्लीकेशन पे वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको ईबुक के फॉर्म में। 39 रुपए की मात्र है वो। सबसे उसका एडवांटेज जो है, ये ऑल टाइप इसमें आपको मिल जाएंगे, कोई भी सिंगल टाइप आपका छूटने वाला नहीं है। जितना पीवाईक्यू में आया हुआ है उसी बेस पे मैंने ध्यान रखे हुए बनाया। एक दो लेवल अप भी जा सकता है। और इसकी सबसे खास बात जो मैं बता रहा हूं वो है इसका सोल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा नीचे। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। 100% कवरेज भी है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं और वहां से अपनी क्वेरी को सॉल्व भी कर सकते हैं। और एसएससी जीडी के लिए जीएस की भी अपनी एक सीरीज चल रही है यूट्यूब पे ही, जिसमें दिनेश साहू सर आपको बहुत अच्छे तरीके से जीएस के जो आने वाले क्वेश्चन है और उनसे बन सकने वाले क्वेश्चन जितने हैं वो सारे के सारे उसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो आपको देखना, उन क्लास पड़ी हुई है, आपको वहां से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन एक आ चुका है मतलब ये नहीं कि ये दोबारा आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है? चलो, अब बहुत कर ली बात अपन, अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है तो आप देख लो। कह रहा है यदि 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात करो। सबसे पहले 12% रेट है, 2 साल का है। 12% रेट है, 2 साल का है। तो मेरे भाई अगर 2 साल का आप निकालते हो तो 2 साल का आप सक्सेसिव निकाल सकते हो। 2 साल का आप सक्सेसिव निकाल लो और 2 साल का सक्सेसिव क्या होता है बोलोगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24, और 24 प्लस 12 × 12 144, 144/100 यानी 1.44। तो सक्सेसिव कितना आ जाएगा बोलोगे, 25.44 आ जाएगा। 25.44% उसको ब्याज मिल जाएगा अगर हम 12% पर 2 साल के लिए देते हैं। और वो ब्याज कितना है मेरे भाई, 1908। यानी कि 25.44% की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 1908। बताना है तो निकाल देंगे। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 100% की वैल्यू आ जाएगी 1908 बट्टे 25.4।
4 से काटते हैं इसको कितने बार में, 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में और 4 से कटेगा 6 बार में। 4 से काट लेते हैं इसको कितनी बार में, 2500 बार में। अब देखोगे ये 636 का ये कितने गुना लिखा हुआ है, बोलोगे 636 का गुना लिखा हुआ है। तो 25 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 7500। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाना है, 7500 रुपए हो जाना है। तो 7500 रुपए उसने मूलधन लगाया होगा और उसको ब्याज मिला होगा 2 साल बाद 1908। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल करोगे, बहुत जल्दी से कर सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं, इसी के टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाएंगे। वो क्वेश्चन क्या कहता है, 900 की राशि है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, रेट कितनी है इसकी, तो रेट है 10%। तो अब मिश्रधन बताना है आपको, ब्याज निकाल लेना है और मिश्रधन बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप करके बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन 4 दिए हुए इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26-40 सेंटीमीटर क्यूब आयतन और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार पात्र के आधार की त्रिज्या। तो सबसे पहले अगर बेलन के हम सारे फार्मूले आपको वंस एक बार में बता दें, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बोलोगे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, जिसे आप कॉर्ड सरफेस एरिया बोलते हो, वो होता है अपना 2 पाई आर एच मेरे भाई। और इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, तो 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है। अब आपसे क्या क्या आपसे कहा है कि आयतन अपना 2640 है। तो आयतन अपना अगर 2640 है तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। आर निकालना है यानी आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी पता है, 21 की पता है। तो यहां से अपना आर बहुत आसानी से निकल जाएगा, देखो कैसे। 7 से कट जाएगा ये 3 बार में, 22 से कट जाएगा 22 एकम 22 और 22 दूना 44 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा कितने बार में, 40 बार में मेरे भाई। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 40, और आर की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, बोलोगे अंडर रूट 40। अब ये अंडर रूट 40 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो मेरे भाई ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन की मदद लेंगे, यानी कि 6 के ऊपर जाएगा 7 के नीचे आएगा, 6 के ऊपर जाएगा 7 के नीचे आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, और करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से आपको करना है कि जब आपका परफेक्ट स्क्वायर ना बन पाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बन पाए मेरे भाई, तब आपको क्या करना है, ऑप्शन की हेल्प ले लेनी है। ये देखना है किसके किसके बीच में ये सेट हो रहा है। तो मेरे भाई आपने देखा अंडर रूट 40 49 7 का होता है, 36 6 का होता है। 40 जो आएगा 6 और 7 के बीच में आएगा, और 6 और 7 के बीच में ऑप्शन आपके सामने ए था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहता है आपके सामने जब ये वीडियो चल रही है तो आपको क्या करना है, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आ जाए आपको पॉज कर देना है और आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में छापते रहना है, या फिर आंसर ना छापना लेकिन ईमानदारी के साथ आप इसका आंसर निकाल लेना, क्योंकि छापने से सिलेक्शन नहीं होगा, आंसर निकालने से सिलेक्शन होगा मेरे भाई। कोई भी चीजें छूट ना पाए, कोई भी कसर बचे ना, क्योंकि इस बार तो अपने नौकरी लेनी ही है, अपने सपने तो पूरे करने ही है, और इस फरवरी में ही ये होना चाहिए। तो मेरे भाई एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, बता सकते हो आसानी से। बेलन का ही क्वेश्चन है, मैंने बेलन में ही डाल दिया। इस टाइप से भी पूछता है तो इसको भी आप करके बताना, ठीक है। ये भी मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूं, आपको ही करना है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है पी एक वृत्ताकार ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट का समय लेता है, और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट का समय लेता है। यदि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 PM पर चलना शुरू करते हैं, तो वे उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय पर मिलेंगे। उसी बिंदु पर मिलना है, उसी दिन मिलना है, और किस समय पर मिलेंगे। मैंने कहा था जब इसकी पहली वाली वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो 4 वीडियो में, किसी एक वीडियो में जब सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया था इनसे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। वो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताओ ये अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे, एक चीज ये हो गई। फिर पूछेंगे ये पहली बार कब मिलेंगे, जब एक दिशा में जाए। ये पहली बार कब मिलेंगे, जब विपरीत दिशा में जाए। 3 टाइप से सर्कुलर टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने तीनों टाइप प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहा है 12 मिनट में ये पूरा कर सकता है, 18 मिनट में ये पूरा कर सकता है, तो उनको एक ही समय में मिलना है, यानी कि वो कभी भी मिले उनको मिलना है बस। और जब उनको मिलना है, यानी कि मिलने के लिए आपको क्या निकालते हो, एलसीएम निकालते हो, किसका, समय का।
12 है और 18, 12 18 का एलसीएम निकालोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, बोलोगे 36। मिनट में है तो मिनट, यानी कि वो 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब यानी 12:30 पे स्टार्ट करे हैं तो 36 मिनट बाद कितने में हो जाएगा, बोलोगे 36 मिनट बाद हो जाएगा। 12:30 में से आप जैसे ही 36 जोड़ोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, बोलोगे 12:30 से 1 हो जाएगा और 1:06, 1:06 PM पे मिल जाएंगे। फिर से 36 मिनट बाद मिलेंगे तो कितना, 1:06 से 36 मिनट बाद कितने मिल जाएंगे, 1:42 पे मिल जाएंगे। फिर 1:42 देखो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से अपना ये काम करना पड़ रहा है। फिर से 36 मिनट की बात करेंगे और फिर से 36 मिनट की बात करेंगे, कितना हो जाएगा 36 यानी 1:78, 78 कितना हो जाएगा 2 और 18, 2:18 पे ये मिलेंगे जाके फिर से। अगर 2:18 अपना ऑप्शन में है तो सही है, अगर ना भी होता तो आगे और 36 36 36 36 जोड़ते आते, क्योंकि वो प्रत्येक 36 मिनट के बाद ही मिल पाएंगे, उसके पहले मिलने की गुंजाइश नहीं है। तो मेरे भाई ये 36 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ऑप्शन में अगर 1:06 भी होता तो भी करेक्ट होता, ऑप्शन में 1:42 होता तो ये भी करेक्ट होता, ऑप्शन में 2:18 है तो वो भी करेक्ट है। मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। मैंने सेम चीज ले ली है, आपको ये कर लेना है। देखो लिखा हुआ है ए और बी एक ही समय में एक सर्कल के चारों ओर एक ही बिंदु के चलना स्टार्ट करते हैं। यदि ए एक राउंड का 75 सेकंड में पूरा करता है, यानी ए एक राउंड 75 सेकंड में पूरा कर लेता है और बी उसी राउंड को 60 सेकंड में पूरा कर लेता है, तो एक साथ शुरुआती बिंदु तक पहुंचने में उन्हें कितने सेकंड लगेंगे, यानी उनको मिलना है शुरुआती बिंदु पे जहां से स्टार्ट किया। सपोज डेट अपना ये सर्कुलर ट्रैक है, इन्होंने यहां से स्टार्ट किया, तो यहीं पे कब मिलेंगे, यहीं पे कब मिलेंगे, जब यहीं पे मिलना है, यानी उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। उनका एलसीएम कितना है 75 का और किसका, बोलोगे 75 का है और किसका है भाई, 75 में ये जा रहा है, दूसरा किस में जा रहा है 60 में। 75 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे 15 आ जाएगा, या 15 और 2 20 यानी कि 300, 300 सेकंड में ये आ जाएगा, 300 सेकंड मिलेगा। यहां पे कोई लॉजिक नहीं है कि विपरीत जाए या एक दिशा में जाए, विपरीत जाएंगे अगर पहले पॉइंट पे मिलना है जहां से स्टार्ट किया था, तो विपरीत दिशा में जाए या एक ही दिशा में जाए, उनका एलसीएम लेना है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें, बोलोगे बिल्कुल ठीक हो गई। अगर यहाँ पे बात आ जाती हमारे ये एक दिशा में चल रहे हैं, तो बताओ वे पहली मीटअप उनकी कब होगी, तो पहली मीटअप के लिए मेरे भाई रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ती है, जो मैंने आपको बताई थी। एक ही दिशा में जाएंगे तो उन दोनों की स्पीड घट जाएगी, और अगर विपरीत दिशा में जाएंगे उन दोनों की स्पीड बढ़ जाती है, जुड़ जाती है। आगे दिखाएंगे आपको एक और क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, जो ये दिया हुआ है, ये आप करके बताना क्या आएगा। वही सेम पूछा है आपसे, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी कि तीनों क्वेश्चन मैंने एक टाइप से डाले कि प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे। जब बात प्रारंभिक बिंदु की होगी तो वहां क्या निकालना पड़ेगा आपको, लसा निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने स्टोर की प्रत्येक वस्तु पर 18% छूट देने की घोषणा करता है। रुपया 5,583 लागत वाली एक वस्तु के लिए ग्राहक को कितने मूल्य का भुगतान करना चाहिए। 18% की छूट दे दी, 100% की सबसे पहले वैल्यू आपको दिया है कि 100% की वैल्यू जो है वो है 5583, 100% की वैल्यू 5583 है। आपको मिल रही है छूट 18% की, मेरे भाई कितने की छूट मिल रही है, बोलोगे 18%। और जब 18% छूट देने के बाद यानी वो कितने में बेच पा रही होगी, बिच रही होगी वो 82% में, और 82% की वैल्यू निकालना है आपको, तो कैसे निकाल दोगे, बोलोगे 1883/100 और गुणा करा देंगे 82 से, क्योंकि 82 की वैल्यू निकालना है। यहां से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गुणा कराएंगे, 3 से कराएंगे 2 में 6 बार में, 8 से कराएंगे 2 16 बार में, और 55 दूना 110 और 111, 8 से कराएंगे 3 बार में 24 आ जाएगा, 8 से 64 और 64 दो कितना हो जाएगा 66, 6 8 पंचे 40, 6 46, 8 पंचे 40, 4 44।
तो कितना आ जाएगा, 6 6 4 10, 6 1 7 1 8 और 6 1 7 4 1 5 और 4, यानी कि 45 78 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि दो जीरो नीचे है, 2 अंक बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो 45 78 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है निकटतम पूर्णांक तक बताओ मेरे भाई, निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा। तो 45 78 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन रहता है आपके लिए, जो आसान क्वेश्चन, उसका सैंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो चीजें मैंने पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार वीडियो को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। रानू एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रूबी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। रानू से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिनों में काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो, रानू एक कार्य को 10 दिन में करती है। रानू है, अगर वो एक कार्य को 10 दिन में कर पा रही है मेरे भाई, और दूसरा कौन है, दूसरा है रूबी। रूबी काम को कितने दिनों में कर पा रही है, तो रूबी काम को कर पा रही है 15 दिनों में, 15 दिनों में कर पा रही है। तो 15 और 10 का सबसे पहले टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का लेते हैं लासा, और लासा कितना आ जाएगा, 15 और 10 का 30, 30 आ गया। अब ये कितना काम करेगी बोलोगे, 30/10 यानी कि 3 काम ये करेगी, और 30/15 यानी कि 2 काम ये करेगी। अब ये एकांतर दिनों में काम कर रहा है, स्टार्ट कौन कर रहा है, तो रानू काम को स्टार्ट कर रही है मेरे भाई। रानू काम को स्टार्ट कर रही है, यानी एक दिन लिया, एक दिन लिया और काम कितना कर दिया इसने, तो बोलोगे 3 काम कर दिया। अगले एक दिन में कौन काम दिया, रूबी ने, वो काम किया 2, यानी 2 दिन हो गए, काम का कितना पार्ट हुआ, 5। आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा, रानू आएगी रूबी आएगी, रानू आएगी रूबी आएगी, ठीक है। यानी कि 2 दिन लिया इन दोनों ने, और इन दोनों ने 2 दिन में कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया, ठीक है। 5 काम कर दिया, काम कितना कराना है उससे, 30, 30 काम कराना है, यानी कि 30 काम कराने के लिए आपको इधर 6 का गुणा कराना पड़ेगा, और इधर भी 6 का गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 12 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिन वो जब एकांतर एकांतर काम करेंगे, तो 12 दिन में वो काम को पूरा कर पाएंगे, उसके पहले काम पूरा नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो समझ में आ गई चीजें, जब एकांतर दिनों में काम करेंगे तो उसको कैसे टैकल करना है, इस हिसाब से करना है। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी टाइप का, लिखा हुआ ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी इसे 80 दिनों में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच है, आपको बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। ए मेरे भाई किसी काम को 24 दिनों में करता है, और बी किसी काम को कितने दिनों में कर पा रहा है, तो बी कर रहा होगा 80 दिनों में। बी इसे 80 दिनों में कर रहा है। अब आप पहले बताओ इन दोनों का लासा आप कैसे निकालोगे, बोलो। लासा निकाल लेंगे, किससे किससे कट रहा है, तो 8 से ये कट रहे हैं, या फिर 8 से देख सकते हो, ये 3 बार में 8 से कट रहा है 10 बार में, 3 और 10 का लासा 30, और इसका कितना आ जाएगा 240। लासा कितना आ जाएगा 240। 240 से ये कटेगा 10 बार में, यानी कि 10 यूनिट आ जाएगा। 80 से ये जाएगा, यानी कि 3 यूनिट, यानी कि ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 10 यूनिट काम कर रहा है। कह रहा है कि पहले भी 2 दिन अकेले काम करता है और एक तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यानी अगर लाइन बनाना चाहें अपने, तो पहले दिन यानी कि एक दिन में, और दूसरे के एक दिन में सिर्फ कौन काम करता है, बी काम करता है। यानी कि 3 काम यहाँ पे होता है, 3 काम यहाँ पे होता है। फिर जो तीसरा दिन होता है, उस तीसरे दिन में ए काम करता है, और वो काम कितना करता है, 10 काम करता है। यहाँ पे बी काम कर रहा है, यहाँ पे बी काम कर रहा है, यहाँ पे मेरे भाई। तो टोटल दिन कितने लगे बोलोगे, दिन लग गए एक, एक और एक, यानी कि 3 दिन लग गए मेरे भाई। 3 दिन लग गए, और 3 दिन में काम कितना हो गया, 3 3 6 और 10 16 काम हो गया। 16 काम हो गया। काम कितना करवाना है बोलोगे, काम करवाना है 240। तो कितने दिन लगेंगे, हम कहें अगर एक काम आप निकाल लो, एक काम कितने दिन में होगा, तो आप बोलोगे एक काम होगा 3/16 में। और अगर काम कितना करवाना है आपको 240, तो 240 से गुणा करा दो। 16 से कट जाएगा, एक बार में बचा कितना, 8 16 पंचे 80, और 15 गुणे 3 मेरे भाई कितना होता है, 45। 45 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। बताओ, सभी को क्लियर हो गई ना चीजें। क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है, फिर क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अपने आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे भाई।
अब ये 25 से 35 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। आपको इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठंडी गर्मी आपको नहीं देखनी है, जैसे तैसे हो, बस आपको पूरा दिन अपना यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ये लास्ट का टाइम आपका रिवीजन का टाइम होता है। आप जितना ज्यादा रिवीजन कर लें, इस दौरान आप नया कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें। जितना पढ़ लिया है उसी को रिवाइज कर लें। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ये दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 140 होता है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 28 और 168 है, तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर क्या होगा। मैंने कहा भाई इस क्वेश्चन की फॉर्म आप देख लेना, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप रट लेना, यानी कि दिमाग में बैठा लेना कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे टैकल करेंगे। देखो इसका मासा कितना है, 28 है, लासा कितना है अपना, बोलोगे 168 है। तो मैंने मान लिया जो पहला नंबर ए है उसको मान लेते हैं, नंबर कितना हो जाएगा 28 ए मान लेते हैं, क्योंकि मासा दोनों में से कॉमन निकलता है। और दूसरा नंबर जो मैंने मान लिया उसको कितना मान लिया, 28 बी मान लिया। जहां ए और बी अपने डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो गए, कह रहा दोनों का योग अपना कितना है 140। अगर इसके हम लासा की बात कर रहे हैं, लासा की बात कर ले मेरे भाई, कितना आ जाएगा इन दोनों का लासा, बोलोगे इन दोनों का लासा आ जाएगा 28 ए बी आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आपसे कह रहा है कि इन दोनों का योग यानी कि 28 ए प्लस बी, यानी इन दोनों का योग किसके बराबर है, तो इन दोनों का योग बराबर है अपना 140 के। तो मेरे भाई के बराबर आ जाएगा, बोलोगे 20/28, 20/28 करेंगे कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा। क्लियर हो गई चीजें। अब कह रहा है आपसे लासा जो है 168, यानी 28 ए बी की वैल्यू मेरे भाई कितनी आपको दी थी 168। 28 से काटोगे कितनी बार में कट जाएगा, बोलोगे 28 से कट रहा है ये 6 बार में। ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए बी की वैल्यू 6 है। अब इनको आप दो पार्ट में ऐसा तोड़ दो मेरे भाई कि जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा कराने पे 6 आ जाए। तो बोलोगे 3 और 2, 3 2 5 होता है, 3 गुना 2 6 होता है। आपसे क्या कह रहा है तो आप बताओ संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर कितना है। संख्याएं अपनी 28 ए थी और 28 बी थी, इन दोनों के बीच कितना आ जाएगा 28 ए माइनस बी, और a माइनस बी के बीच अंतर कितना है 3 और 2 यानी 1 का। तो 28 गुणा 1 कराएंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, बोलोगे 28 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आपको इसको ऐसे ही टैकल करना है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। यानी आपको वही नंबर मान लेना है जो उनका मासा में होता है, जो उनके मासा में होता है आपको वही नंबर ले लेना है, और जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ मेरे भाई, अपने आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, बहुत आराम से आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखना और इसको करके बताना क्या इसका आंसर आपसे निकला या नहीं निकला। क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 और 5040 है। यदि इसमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक फार्मूला है मेरे भाई एलसीएम, यानी कि लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट नंबर और गुणा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और गुणा सेकंड नंबर। रखोगे यहां से आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। बताना इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपसे निकल पाया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी, क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता, यानी कि इनमें से कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता जहां ए तथा बी भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले मेरे भाई अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, तो बोलोगे अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक से और स्वयं से डिवाइड हो, एक से और स्वयं से कट पाए, वो होती हैं अपनी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करेगा तो 2, और अगर सम अभाज्य संख्या की बात करेगा 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 7, ऐसे ही आगे आते जाएंगे। आपसे कह रहा भिन्न भिन्न है तो बताओ कौन सा योग नहीं हो सकता। मेरे भाई एक चीज आप अगर मेरी यहां पे ध्यान देना, इसमें से ऑप्शन सम सम सारे के सारे ऑप्शन सम में हैं। सम में है यानी कि आप जब विषम और विषम को जोड़ते हो तब आपको क्या मिलता है। मैंने कहा अगर आप विषम और विषम को जोड़ो तो क्या मिलेगा। सपोज डेट आपके पास ये है 3 और 5, इनको जोड़ोगे क्या आएगा 8, और 8 क्या होता है सम। 5 और 7 को जोड़ोगे कितना आएगा 12,
12 क्या होता है, सम, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। लेकिन सम और विषम जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? बोलोगे सम और विषम जोड़ेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। सम और विषम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ विषम मिलेगा। सम और सम जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या मिलेगा, बोलोगे सम और सम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, सम। सम संख्याएं और विषम संख्याएं मिलने का मतलब है, तो अब यहां पे आप देखना, ऑप्शन में 14 है, ऑप्शन में 10 है, ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन में 28 है। क्या दो हो सकता है, क्योंकि दो बाकी के सारे विषम होते हैं, यानी कि दो तो नहीं हो सकता, यानी कि इवन नंबर कोई भी नहीं हो सकता। तो जितने ऑप्शन हैं ये आपको ऑड नंबर में तोड़ के देखना पड़ेगा। देखो छह, ये 10 को तोड़ते हैं, 10 किस में बट सकता है अपना, बोलोगे 3 में बट सकता है और 7 में बट सकता है, और 3 और 7 अपनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं में बांटना है। 14 को देखते हैं किस में बट जाएगा, अभाज्य संख्याओं में, बोलोगे 14 बट जाएगा 3 और 11 में, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। 28 किस में बट जाएगा, बोलोगे 28 जो अपना बट जाएगा वो किस में बट जाएगा, 11 में बट सकता है, 15 में बट सकता है, नहीं। तो 28 और किस में बट जाएगा, बोलोगे 3 और 25 नहीं, और किस में बांटा जा सकता है 28 को, 11 और 17 में। तो किस में आ जाएगा अपना, 11 और 17 में आ जाएगा, 11 और 17 28 होता है, 11 17 अपने अपने अभाज्य संख्या है। 6 को बांटेंगे, क्या 6 किसी में बट पाएगा, बोलोगे नहीं बट पाएगा। तो 6 का योग नहीं हो सकता जहां पे दोनों अभाज्य संख्या हो, यानी कि जब दोनों अपनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई, तो वो 6 का योग कभी नहीं देंगी, वो कभी भी 6 का योग नहीं दे सकती, 12 के बाकी सारे योग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या अपने पास ये है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम पीछे बेलन की बात कर चुके हैं, यहाँ पे शंकु आ गया है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, एक बार रट लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है मेरे भाई, बोलोगे 2 पाई आर, नहीं, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर और एल प्लस आर, ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। और इसका एल निकालना होता है मेरे भाई, वो कैसे निकालते हो, √r का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ये चार फार्मूले जो हैं, जो शंकु से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, वो आप तैयार कर लो, वो आप जान लो। एक चीज अब जब बार बार रट लोगे ना, तो वो टिप्स पे होती हैं, आप नींद में भी इन चीजों को बोलोगे, और जब एग्जाम हॉल में आएगा ना, तब आपको सोचना विचारना नहीं पड़ेगा। क्या बोला है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल पता है, त्रिज्या पता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यानी कि 22/7, त्रिज्या कितनी है अपनी 7 की है, और फिर एल प्लस आर करेंगे, 12 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा 19। इसकी वैल्यू बताना है क्या आ जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा, 19 गुणा 2 लास्ट में 8 आएगा, 8 दो ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। 19 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 38, 3 19 दूना 38, और 3 कितना हो जाएगा 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे भाई एक बात और याद रखना, कभी भी आपसे पूछे कि शंकु में कोन में या आपको लगाना है कैनवास लगाना है, आपको कोई टोपी के ऊपर कपड़ा लगाना है, आपको सजावट करनी है, सजावट हमेशा आप ध्यान रखना वक्र पृष्ठ पे होती है, सजावट हमेशा उसके लेटरल सरफेस एरिया में होती है, तो आप सबसे पहले वक्र पृष्ठ निकालना, मतलब उसका सजावट आप कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, आप करके बताओगे इसका। देखो, एक लंबवर्ती शंकु के आधार का क्षेत्रफल, कभी कभी ऐसे भी दे देता है आधार का क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई इतनी है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, यानी आपको पाई आर एल चाहिए। आधार का क्षेत्रफल, किसी भी चीज, शंकु कैसा होता है, शंकु अपना यह होता है, और इसका आधार कैसा, एक सर्कुलर है, और आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर मेरे भाई आपको कितना दे दिया है, 400 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √400, आर की वैल्यू √400, √400 मेरे भाई कितना होता है, 20 होता है, आर 20 है, एच अपनी 15 है, तो एल निकालोगे कैसे आ जाएगी, बोलोगे √r² प्लस √r² यानी 15 का स्क्वायर और प्लस का 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 125, 20 का स्क्वायर अपना 4, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 यानी कि 625,
और 625 मेरे भाई किसका होता है, तो 25 का होता है। अब आपको वक्र पृष्ठ बताना है, पाई आर एल निकालना है। यहाँ पे आप पूरी की पूरी वैल्यू बैठा दोगे और पूरी की पूरी वैल्यू बैठाने के बाद आप अपने करेक्ट उत्तर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:3 के अनुपात में होने वाली प्रतिशत हानि। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए आपको दिखाते हैं कि इन क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव करना है, क्योंकि इसमें आपका कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन में होता है। ये तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहां से आपको टाइम बचाना है। 5 से 3 हो गया, कितने की हानि हुई, 2 की। कितने पे, 5 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करा दोगे, 5 से काट दोगे 20 बार में, 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 40% हानि। और बहुत आसान क्वेश्चन, तो इसके सैंपल क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं थी। लिखा हुआ है आगे, एक दूध वाले ने 1630 रुपए में 90 लीटर का दूध खरीद लिया, उसमें 15 लीटर उसने पानी मिलाया, यदि उसे 19 रुपए प्रति लीटर पर बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। उसने क्रय किया, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना रहा, सीपी मेरे भाई कितना रहा, तो 1930 रहा। अब अगर उसके हम विक्रय मूल्य की बात कर लें, उसके अगर हम एसपी की बात कर लें, विक्रय मूल्य की बात कर लें, तो क्या आएगा, 90 लीटर दूध था, उसमें से उसने 15 लीटर पानी मिला दिया, टोटल कंटेंट कितना बना लिया उसने, यानी कंटेनर में उसकी कितनी मात्रा हो गई। बोलोगे 90 लीटर तो दूध था, 15 मीटर पानी पलट दिया, 90 प्लस 15 यानी कि 105 लीटर वो बेचेगा। अब कितना बेचेगा, तो 105 लीटर बेचेगा। और 105 लीटर बेचेगा, जिसमें 1 लीटर की कीमत उसने कितनी डिसाइड कर दी, 19 रुपए। तो कितना में बेच देगा, 19 गुणा 5 करेंगे 95, और 19 से कम 19, यानी कि 1930 की चीज 1965 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने का ले रहा है, बोलोगे प्रॉफिट ले रहा है 65 का, कितने पे, तो 1930 पे। और गुणा करा देंगे, कितना आएगा, 1630 था, गड़बड़ हो जाती है, अभी 1630 था। तो यहाँ पे अब कितना प्रॉफिट हो जाएगा, बोलोगे 5 का और 6 का और 3, 365 का प्रॉफिट है 1630 पे। और परसेंटेज बताना है, लाभ परसेंट मेरे भाई कितना आ जाएगा, 100 से गुणा। लाभ परसेंट करते हैं तो मेरे भाई ऐसे ही निकालना होता है कि ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य गुणा 100, अपना आ जाता है परसेंटेज में। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी आंसर क्या आना चाहिए, 3650/163। 3650/163 करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन अपने देखो बहुत खतरनाक डिजाइन किए गए हुए हैं, यानी कि लास्ट में अपना जीरो आएगा। जीरो देखते हैं किस में आएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 4 जीरो यहाँ पे मिल रहा है, 3 दूनी 6 प्लस 4 जीरो यहाँ पे भी मिल रहा है, 3 दूना 6 प्लस 4 जीरो यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो एक ऑप्शन तो अपना कट गया। अब मेरे भाई यहां से देखना, 16 दूना 32 होता है, तो दो वाले में जाएंगे, यानी कि ये भी अपना कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे भाई अभी भी दो ऑप्शन बच गए, तो दो ऑप्शन अपने वेरीफाई ही करने पड़ेंगे। दो ऑप्शन अपने वेरीफाई कर लेते हैं, देखो कैसे। 22 का गुणा 3 के साथ कराएंगे 66, 22 का गुणा 6 के साथ कराएंगे 132, और 6 138, बचा कितना 13, 22 एक कम 12, 22 और 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 3, 3586 यहां से बन रहा है, जबकि अभी 64 और ऐड करना पड़ेगा, तो दिक्कत आ जाएगी। कितना आ जाएगा, अब यहां से आप इसको देखोगे तो हमें लगता है 22 सही 14/163 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको कराओगे तो। ठीक है, ठीक है, देख लेना इसकी कैलकुलेशन अपना किस अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रही है, आप वैसे कर सकते हो, अदरवाइज इसका पूरा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 3650/130%। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, अम्ल के 30 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 का है। मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 का हो जाए। मेरे भाई 30 लीटर का मिश्रण था, अम्ल और पानी, यानी कि एसिड है और कौन है, वाटर है। एसिड और वाटर है अपना किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में एसिड और वाटर है। जब इसमें से आपने पानी मिला दिया तो एसिड और वाटर कितना हो गया, 2:5। मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी भी आपका मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा तो एक परेशानी आपके सामने हो सकती है, मिलाया क्या, बोलोगे मिलाया इसने पानी, मिलाया क्या, इसने पानी मिलाया, यानी कि छेड़खानी किसके साथ की, पानी के साथ की।
तो अपना एसिड को सेम होना पड़ेगा। एसिड संयोगवश यहाँ पे सेम है तो कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो एसिड अगर सेम ना होता तो एसिड को सेम करते। 3 से 5 हो गई कोई चीज, कितने यूनिट मिला दिया? 2 यूनिट। 2 यूनिट मिलाया है यानी पानी मैंने 2 यूनिट डाल दिया। 30 लीटर प्रारंभिक मिश्रण था, 3 2 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 5 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 30 लीटर की थी। 1 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 गुणा 2 यानी कि 12 लीटर। तो 12 लीटर का पानी इसमें मिलाया गया, 12 लीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया चीजें ये? मैंने कहा जो चीज मिलाई जाएगी उसी को आपको चेंज करना है, बाकी चीजें अपनी सेम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, एक बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और फिर ए स्क्वायर माइनस का ए बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसका आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। बताओ इसका चतुर्थानुपाती क्या होता है? मैंने आपको दिए 30 सेकंड, सॉल्व करो 30 सेकंड में। तो उसके पहले हम आपके सामने सारे फार्मूले लिख देता हूँ। मध्यानुपाती सबसे पहले क्या होता है? तो बोलोगे मध्यानुपाती जो होता है वो होता है दोनों नंबर का अंडर रूट। अगर बात करें तृतीय अनुपाती की, तो मेरे भाई तृतीय अनुपाती क्या होता है? बोलोगे तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर अपान ए। अगर बात कर लें चतुर्थानुपाती की, तो चतुर्थानुपाती मेरे भाई क्या होता है? बी सी अपॉन ए होता है, बीसी अपॉन ए होता है। आपसे बात किसकी की? चतुर्थानुपाती की, यानी कि बीसी करना है। बी और सी यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और फिर कितना है? ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, सॉरी। और यहां से कितना आ जाएगा? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, आप इसको कैसे करना है? आप ए और ए कॉमन ले सकते हो, कितना बच जाएगा? ए माइनस बी। यहां से कितना बचा? ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। नीचे से देखो ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको आपको सिर्फ टैकल करना सिखाऊं तो इधर देखना साइड में, ये ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी के स्क्वायर का मेरे भाई होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। यहाँ पे स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा दिया, तो नीचे भी कुछ कहानी ऐसी ही बन जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट जाएगा। अभी भी नीचे फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी, तो ऊपर से बच गया। नीचे क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी फार्मूला खोल देंगे, से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए अपॉन ए प्लस बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखना कैसे सॉल्व होती है और इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिफ्ट में आया है। बाकी ये 3 बातें आप कंठस्थ कर लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन को आप करोगे, ये लिखा हुआ है 12 24 और 27 का चतुर्थानुपात ए और 36 के तृतीयानुपात के बराबर है, तो ए का मान क्या होगा? मेरे 12 24 और 27 का चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात क्या होता है? बीसी अपॉन ए, यानी कि 24 गुणे 27 और बटे कितना आ जाएगा? ए 12। फिर आपसे कह रहा है ए और 36 के तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 36 गुणा 36 और ए कितना है? ए। सॉल्व करेंगे, आंसर 12 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा ये कितने बार में? 18 बार में। 9 से कटेगा 2 बार में, 9 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 12 बार में। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 गुणे 2 यानी कि 24। 24 करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा क्वेश्चन बोले मेरे भाई वैसा ही उसको टैकल करने का प्रयास करना। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 45 और 50 छात्रों वाले 2 बैच के औसत अंक क्रमशः 78 और 65 के हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या हो गए, ये चीज बतानी है। तो एक कक्षा में अपने 45 छात्र हैं और दूसरी कक्षा में कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं। 45 50 छात्र हैं, ये नंबर का रेशियो है, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है।
कह रहा औसत अंक 78 और 65 के हैं, यानी कि एवरेज जो है वो कितना है मेरे भाई, एवरेज जो है 78 और 65 का है। मैंने कहा जो नंबर है वो अगर सिंप्लीफाई हो तो आप कर लिया करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अगर आपको टोटल एवरेज निकालना है, टोटल एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। 9 गुणे 78 यानी कि 9 गुणे 78 करेंगे और फिर प्लस करेंगे कितना, 65 से 10। कुल संख्या कितनी है अपनी, 10 और 9 यानी कि 19 की। सब ऑप्शन में 19 है, कोई तकलीफ नहीं है। यहां से देखोगे कितना आ जाएगा अपना, बोलोगे ये आ जाएगा 9 से कट जाएगा कितनी बार में, 630। 630 हो जाएगा और 72, 630 और 72 कितना हो जाएगा अपना, 702। और यहां से कितना आ जाएगा 650 बटे 19। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1352 बटे 19, 1352 बटे 19 ऑप्शन नंबर डी में था। ऑप्शन डी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप तब तक के लिए अगला क्वेश्चन देखो और इसको करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपके सामने लिखा हुआ है। हो गया क्या, निकाल लिया इसका आंसर, बहुत बढ़िया। क्या आया बताओ, क्या आया इसका आंसर। लिखा हुआ है एक समूह में 7 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 41 है। समूह बी में 5 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। तो दोनों समूह का कुल औसत बिल्कुल सेम वैसा ही था, मैंने कहा कर लिया होगा और कर लिया तो बता दो, छाप दो। आगे देखना अगला क्वेश्चन। प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। अखिल और रमन समान कार्य 77 दिनों में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा कर सकता है। देखो प्रमोद, अखिल और रमन है। प्रमोद है, अखिल है और रमन है। ये कितने दिनों में मेरे भाई कर पा रहे हैं, तो 14 दिनों में किसी काम को कर पाते हैं। फिर अखिल और रमन समान कार्य को 77 दिनों में कर पाता है। अखिल बेटा और रमन बेटा 77 दिनों में कर पाते हैं। तो मेरे भाई कुल काम कितना आ जाएगा, बोलोगे कुल काम निकाल लेंगे यहां से कितना आ जाएगा, तो 770 मेरे हिसाब से कुल काम आ जाएगा। या एलसीएम ले लेंगे, 7 बचेगा कितना अपना, 2 बच जाएगा, 11 दूना 22, 22 सत्ते कितना होता है 154। 154 इसका क्या आ जाएगा अपना टोटल कुल काम। 14 से कटेगा ये 11 बार में, यानी कि ये तीनों मिलकर के 11 यूनिट कर पाएंगे और ये दोनों मिलकर के कितना यूनिट कर पाएंगे, 2 यूनिट। देख रहे हो आपकी अखिल और रमन जो है वो एक दिन में 2 काम करते हैं, जबकि प्रमोद, अखिल और रमन एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं। तो प्रमोद अकेला कितना काम कर रहा होगा, बोलोगे 11 में से 2 चला जाएगा, यानी कि 9 यूनिट काम कर रहा होगा। प्रमोद बहुत ज्यादा कार्यकुशल है जो कि 9 यूनिट काम कर पाता है। तो कह रहा दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रमोद अकेले कार्य करे। प्रमोद अकेले कार्य करेगा, 154 टोटल काम है। अकेले एक दिन में 9 काम करता है, तो प्रमोद को कितने दिन लग जाएंगे, 154 बटे 9 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन ए मेरे भाई, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हुई होगी। आगे दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 36 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर के मेरे भाई कितने दिनों में करेंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जो पूछता है कि ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं, तो 18 दिन में। बी और सी मेरे भाई जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं, तो बी और सी मिलकर कर रहे हैं 24 दिन में। सी और ए मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं, तो सी और ए मिलकर के कर रहे हैं 36 दिनों में। कुल काम निकाल देंगे इन तीनों का एलसीएम, 18, 24, 36 का लासा कितना आता है, बोलोगे 72 आता है। तो टोटल काम 72 हो गया। ए प्लस बी एक दिन में 4 कर पाता होगा। ए प्लस बी एक दिन में कितना कर पाता होगा, तो 4 कर पाता होगा। बी प्लस सी एक दिन में कितना कर पाता होगा मेरे भाई, 3 कर पाता होगा। और सी प्लस ए एक दिन में कितना कर पाता होगा, 2 कर पाता होगा। ठीक है, अच्छी बात है। ए और सी मिलकर 36 दिन में, तो कह रहा है ए, बी और सी सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलोगे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी, यानी कि 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर पा रहे हैं, बोलोगे कर रहे हैं 4, 3, 7, 2, 9। ये 9 काम कर रहे हैं।
अगर a प्लस बी प्लस सी का 9/2, अब कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी काम करें। टोटल काम 72 है मेरे भाई, टोटल काम कितना है अपना 72। इस 72 काम को 9/2 के हिसाब से करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से कट जाएगा 8 बार में, 8 गुणा 2 मेरे भाई कितना आ जाएगा 16। तो मेरे भाई 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आपको देखना है, ऐसे करना है मेरे भाई। आगे दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है माता पिता की औसत आयु जो है वो 24 वर्ष है। उसके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। पुत्र की आयु जो है पति की आयु की 1/9 है। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करो, क्या होगी। माता पिता की औसत आयु जो है वो 24 वर्ष है। उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। तो निकालो आप इसका आंसर, क्या निकालोगे बताओ। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आप निकाल के हमें, तब तक हम पानी पीते हैं। हो गया, बहुत अच्छा। देखो बोला है माता पिता की औसत आयु जो है वो 24 वर्ष है। उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। ठीक, पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करो, क्या हो जाएगी। माता और पिता अगर 24 वर्ष के हैं औसत आयु, तो माता और पिता की कुल आयु क्या आ जाएगी। बोलोगे माता और पिता की कुल आयु आ जाएगी, औसत है 24, लोग कितने हैं 2, तो 24 गुणे 2 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। बोला है पत्नी जो है पति से 6 वर्ष छोटी है। पत्नी जो है वो 6 वर्ष छोटी है। तो पत्नी जो 6 वर्ष छोटी है, तो जो पिता है वो 6 वर्ष बड़ा होगा पत्नी से। तो 6 उसको दे दिया, बचा कितना 42। 42 को 2 भागों में बांट देंगे, 21 और 21 में। ये माता हो जाएगी, ये पिता हो जाएंगे। तो पिता कितने के हो गए 27 के। ये बांटना आप देख पाए हो कैसे बांट दिया, बहुत आसानी से। ऐसे ही बांटना है मेरे भाई। माता कितने की हो जाएगी 21 का। एक बार और बांटना सिखाते हैं। इनको बांटना है आपको। कह रहा है कि 6 वर्ष छोटी है, तो मैंने कहा जो बंदा बड़ा होगा वो 6 वर्ष ज्यादा का होगा। मैंने कहा उसको 6 आप एक्स्ट्रा दे दो। दे दिया 6 एक्स्ट्रा, बचा कितना 42। 42 अब का इस 42 को बराबर बराबर बांट दो। 42 को आपने बराबर बराबर बांटा तो 6 और 21 27, पिता आ गया ये। अब कह रहा है पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9। तो पुत्र कितना आ जाएगा, बोलोगे पुत्र आ जाएगा 9। इसका 1/9 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का बेटा आ जाएगा। परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु, एवरेज एज निकालनी है। तो एवरेज एज आप निकालोगे 27, 21 कितना हो गया अपना 48 और 3, 48 3 51, लोग कितने हैं 3। 51/3 कितना होता है 17 वर्ष। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। अब पति पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या थी, ये बात बताओ। अब जब बच्चे का, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगेगा कि आप कंफ्यूजन में रहोगे, नहीं तो। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तब ये 27 वर्ष के थे, यानी इनकी औसत आयु। अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो अगर हम देखें, जब बच्चे के जन्म के समय पत्नी पति और बच्चे की एवरेज आयु, तो पत्नी और पति की सबसे पहले कुल औसत आयु, कुल एज कितनी हो जाएगी 27 गुणे 2 यानी कि 54 वर्ष। 54 वर्ष रही।
बेटे का जैसे ही जन्म हो गया तो अब क्या हो जाएगा, पत्नी है, ऐसे लिखते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है और सन है। 54/3 एवरेज एज कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है अब जब अब प्रति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु कितनी हो गई, 21 वर्ष। यानी कि अब प्रेजेंट टाइम पे इनकी औसत आयु कितनी है, कितनी है औसत आयु, बोलोगे अब औसत आयु है इनकी 21 वर्ष की। कितना बढ़ गया ये, बोलोगे 18 से 21 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया, यानी कि 3 वर्ष बढ़ गया। बच्चा जब पैदा हुआ था, बच्चे का जब जन्म हुआ था, तब तो वो 0 का था, अब ये 3 बढ़ गया, तो बेटा कितने का हो गया, बेटा 3 साल का हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक कार यदि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है मेरे भाई, तो एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिस्टेंस सेम है, निश्चित दूरी है, कह रहा डिस्टेंस सेम है। तो जब अपना डी सेम होता है, यानी कि डिस्टेंस सेम होता है, तो जो अपना स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो टाइम का होता है। जो स्पीड का रेशियो होता है वही उसका उल्टा रेशियो किसका होता है, टाइम का। तो टाइम मेरे भाई कितना लग रहा है, पहले टाइम लगता था उसको 5 घंटा, पहले टाइम उसको 5 घंटा लगता था, अब उसको 2.5 घंटा लगाना है। तो 5 और 2.5 का रेशियो देखोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 से 1 का आ जाएगा। अगर टाइम का रेशियो 2 रेशियो 1 है मेरे भाई, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, बोलोगे 1 से 2 का, 1 से 2 का। पहले स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 30 का गुड़ा यहाँ पे भी करा देंगे, तो 60 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम हो तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो, उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाता है, स्पीड का हो जाता है। तो 60 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आप देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है एक ट्रेन की चाल मेरे भाई 108 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय कर जाएगी, 11 सेकंड में कितनी दूरी तय कर जाएगी। तो 108 किलोमीटर पर घंटे में है, 108 किलोमीटर पर घंटे में है, सेकंड में पूछा है, तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुड़ा, कितने में जाएगा, 11 सेकंड में। चाल गुड़े समय बराबर क्या होती है, दूरी, चाल गुड़े समय मेरे भाई दूरी होती है, 18 से कटेगा 6 बार में, 6 पंचे 30 गुड़े 11 करेंगे 330 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। फिर से एक ही शिफ्ट में दोबारा वैसा ही चतुर्थानुपाती पूछ लिया। तो चतुर्थानुपाती होता क्या है, बीसी अपॉन ए होता है मेरे भाई, बीसी अपॉन ए होता है। तो बी कितना है अपना, ए प्लस बी है, और अपना ये कितना है, सी कितना है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ए की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, बोलोगे ए की वैल्यू है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर और बी, और फिर कितना है प्लस ए बी स्क्वायर। फिर भाई एक चीज देखो, यहां से कुछ कैलकुलेशन आसान हो सकती है क्या, बोलोगे बिल्कुल हो सकती है। तीनों में ए और ए दिए हुए, यानी कि तीनों से अपन ए को कॉमन निकाल सकते हैं, और जैसे ही तीनों अपन ए कॉमन को निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, यानी कि ए प्लस बी ऊपर से, और ये रहा ए स्क्वायर मेरे भाई प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। नीचे से कितना रहेगा, ए जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए। अब a प्लस बी अपॉन ए कहाँ पे दिख रहा है, तो a प्लस बी अपॉन ए इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ये वाला, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। कहता है एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है जिसमें प्रतिवर्ष इसकी जनसंख्या के 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होती है 2 वर्ष बाद। सक्सेसिव टाइप का क्वेश्चन है, 64 समान जनसंख्या है, 1/8 की वृद्धि हो रही, यानी कि 8 पे 1 की वृद्धि हो रही, यानी कि 9/8। ऐसी कहानी उसके 2 सालों तक चल रही है।
2 सालों तक चल रही है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मैंने कहा सॉल्व कर लो। 8 गुणा 8 64, 64 से 64 कट गया, 9 गुणा 9 यानी कि 81,000 करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, जस्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। एक टंकी के रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा है, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था। पानी की प्रतिशत हानि। भैया 240 लीटर पानी था, 220 लीटर बचा है, कितने की हानि हो गई, 20 की। किस पे हानि हुई, पहले था 240, 240 गुणा करा देंगे 100 से, अपना आंसर आ जाएगा। 2 से कट जाएगा ये 12 बार में, 12 से कितनी बार में कट जाएगा, 12 अट्ठे 96 यानी कि 8.33%। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही लल्लू सा क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। लिखा हुआ है y का x% 90 के 2/3 के बराबर है, तो एक्स वाई। y का x% मतलब y गुणा x बटे 100 यानी कि कितना आ जाएगा मेरे भाई, एक्स वाई बटे 100। एक्स वाई बटे 100 90 के 2/3 के बराबर है, तो 90 गुणा 2/3, 3 से काट देंगे 30 बार में, 30 गुणा 2 कितना 60, 60 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो x की y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 के आगे 2 जीरो यानी कि 6000 करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब 20 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसको पढ़ पाएंगे और इसको करेंगे भी। लिखा हुआ है अच्छित 10% की छूट देकर 5000 अंकित मूल्य वाला एक सूटकेस बेच रहा है, और यदि भुगतान नगद में किया जाता है तो आगे 10% की छूट और प्रदान की जाती है। यानी कि जैसे वो अभी सूटकेस खरीदेगा तो उसको 10% डिस्काउंट सबको मिलेगी, लेकिन उसने एक क्राइटेरिया लगा दिया है, एक चीज लगा दी है कि अगर भुगतान आप नगद में करते हो, यानी कि उधारी नहीं करते हो, आप नगद कर रहे हो, तो आपको 10% एक्स्ट्रा छूट दे देंगे। एक ग्राहक ने अच्छित से सूटकेस खरीदा और उसने नगद में भुगतान किया, तो अच्छित को कितनी धनराशि का भुगतान किया, देखो रुपए कितने, 5,000 थे। हाँ मेरे भाई 5,000 थे। 10% छूट देता है, यानी 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। 10 पे 1 पे जाती है, 9/10 पे जाती। ये तो जब एक छूट मिलती तब कहानी होती, लेकिन एक 10% की एक्स्ट्रा छूट मिल रही, यानी कि 9/10, उसको एक बार और पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, कितना बचेगा, 9 गुणा 9 81 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 81 गुणा 5 होता है अपना 450। 81 गुणा 5 सही तो किया है भाई, 40-50, तो 40-50 रुपए का भुगतान करना होगा। 40-50 बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगला इसका सैंपल क्वेश्चन आपको एक दिखाएंगे। अब ये आप करके बताओगे करेक्ट आंसर क्या है, और इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आज के 20 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपन किए हैं। आपने भी किया, आपने भी जाना, आपने भी पहचाना कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पूछे जाते रहे हैं, और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को यहीं पे विराम करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।